हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा कि भारत में संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण कैसे किया गया था, किन किन पुरानी योजनाएं जो भी भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 से कौन कौन से ऐसे विशेष तथ्य थे जो कि भारतीय संविधान में अपनाए गए थे। जब भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तब संविधान निर्माताओं के समक्ष ये सबसे बड़ा मुद्दा था कि किस तरह से इतने विशाल देश में, जहाँ की बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, वहाँ पर एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए जिसमें कि सर्वसम्मत जनता के हित जो है वो सम्मिलित हो सकें। इस कारण से भारतीय संविधान में हर पहलू, हर पक्ष को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है और इसी कारण से भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे व्यापक संविधान भी बन गया है। इसकी विशेषताओं में सबसे पहले आते हैं लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। लोकप्रिय संप्रभुता से आशय है कि भारतीय संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्मित है और इसमें संविधान द्वारा अंतिम शक्ति जो है वो भारतीय जनता को प्रदान की गई है। यानी शासन प्रशासन का प्रत्येक संस्था जो है वो जितने भी तरह के कार्य करती है, अंततः उनका जो उद्देश्य होता है वो भारतीय जनता के हितों से ही संबंधित होता है। दूसरा है निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। अभी जैसा मैंने आप लोग को बताया कि भारत जैसे विशाल देश के लिए एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो कि संपूर्ण जनता के हितों को पूर्ण कर सके और इस कारण से ही भारत के संविधान में कुल मिला के 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। सबसे संक्षिप्त संविधान जो है वो अमेरिका के संविधान को कहा जाता है, जिसमें कि मात्र 7 अनुच्छेद हैं और भारत के संविधान को सबसे व्यापक संविधान, विस्तृत संविधान कहा जाता है। इसकी विस्तृतता और व्यापकता का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था का जो एक प्रमुख प्रावधान होता है कि संघ का या केंद्र का और राज्यों का संविधान अलग अलग होगा। भारत में देश की एकता को देखते हुए उसको मजबूती प्रदान करने के लिए भारत में केंद्र का और राज्यों का अलग संविधान नहीं है, यहाँ पे एक ही संविधान है और इस कारण से केंद्र राज्य संबंधों को स्थापित करने के लिए उनके क्या क्या नियम हैं, कि किस आधार पर केंद्र राज्यों के संबंध सुदृढ़ता से संचालित हो सकते हैं, उन सब बातों को भी इसके अंदर सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है और इसी कारण से भारत का संविधान सबसे व्यापक संविधान बन गया। लिखित संविधान से आशय है कि संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। लिखित संविधान वो होता है जो कि एक निर्धारित समय में एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा जिस संविधान का निर्माण किया जाता है, और अलिखित संविधान वो होता है जिसमें कि संविधान का मुख्य आधार परंपराएं, रीति रिवाज होते हैं और धीरे धीरे करके उन परंपराओं, रीति रिवाजों के माध्यम से संविधान अपनी मजबूती प्राप्त करता है। विश्व के अंदर ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है। अगला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय है कि भारत आंतरिक या बाहरी दृष्टि से किसी भी विरोधी सत्ता का इस पर अधिकार नहीं है। भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। भारत में के संविधान में किसी भी स्थान पर ब्रिटिश सत्ता का उल्लेख नहीं किया गया है। लोकतंत्रात्मक राज्य से आशय है कि भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित है और जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार होगा, जो कि जनता के सेवक के रूप में कार्य करेंगे। और गणतंत्र से आशय है कि भारत में राष्ट्र प्रमुख जो है वो निर्वाचित पद है, वंशानुगत रूप से वो अपना पद ग्रहण नहीं करता है, जैसे कि ब्रिटेन के अंदर है। ब्रिटेन में लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है लेकिन वहाँ पे गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटेन में राजा जो है वह वंशानुगत रूप से अपना पद ग्रहण करता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन किया जाता है। अगला है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य से आशय है कि जनता की आवश्यकताएं या जो जनता अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाने में सक्षम नहीं है, उस आधार पर
कि वो अपनी आवश्यकताएं चूँकि पूर्ण नहीं कर सकते हैं, तो ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए और किसी भी आधार पर समाज में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। अगला है धर्मनिरपेक्ष राज्य या पंथ निरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आशय होता है कि राज्य का अपना स्वयं का कोई धर्म नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आंतरिक इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होता है। यानी राज्य की दृष्टि में प्रत्येक धर्म जो है वो समान होता है और धर्म के आधार पर राज्य में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। यद्यपि मूल संविधान में कहीं पर भी भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित नहीं किया गया है, किंतु ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का रूप ग्रहण कर ले। अगला है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। संविधान में संशोधन की प्रणाली के आधार पर संविधानों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक लचीला संविधान और दूसरा कठोर संविधान। जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बहुत आसानी से हो जाती है या जिसमें सामान्य बहुमत के द्वारा ही संशोधन प्रस्ताव पारित हो जाते हैं, वो संविधान लचीला संविधान होता है। और जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है या उसमें 2/3 बहुमत और राज्यों के समर्थन की भी आवश्यकता होती है, वो संविधान कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। भारत में इस संदर्भ में मध्यम मार्ग अपनाया गया है कि संविधान के कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जिनको कि आसानी से संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें कि राज्यों के विधानसभाओं के समर्थन की भी आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। इस संदर्भ में जो प्रमुख प्रावधान है संविधान में, उसमें है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, संघ और इकाइयों के बीच शक्ति विभाजन, राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व आदि जो प्रावधान है, इनमें कठोर प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अगली विशेषता है संसदात्मक शासन व्यवस्था। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपसी संबंधों के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो कि अमेरिका में है और दूसरी संसदात्मक शासन व्यवस्था जो कि ब्रिटेन और भारत में है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली केंद्र स्तर पर भी अपनाई गई है और राज्यों के स्तर पर भी इसी प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाए जाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि भारत ने ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए इस संसदात्मक व्यवस्था का अनुभव किया था और यहाँ की जनता जो है वो सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से कुछ हद तक इस शासन व्यवस्था के अनुकूल हो चुकी थी। अगला है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। केंद्र और राज्यों के मध्य आपसी संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्थाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है एकात्मक शासन और दूसरा है संघात्मक शासन। जिस शासन व्यवस्था में संविधान के माध्यम से समस्त शक्तियों का केंद्रीकरण केंद्र सरकार में किया जाता है, उसे हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और जिस शासन व्यवस्था में संविधान के माध्यम से केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है, उसे हम संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। जिन देशों के अंदर संघात्मक व्यवस्था होती है, उन देशों की प्रमुख विशेषताएं होती हैं कि वहाँ पे लिखित और कठोर संविधान होता है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है, साथ ही संघ और राज्यों का संविधान अलग अलग होता है। तो भारत के अंदर अमेरिका जैसा संघात्मक व्यवस्था नहीं है और इस संदर्भ में भी मध्यम मार्ग है कि यहाँ पे केंद्र सरकार को जो है वो मजबूत बनाया गया है या केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं और राज्यों के पास शक्तियाँ कम रखी गई हैं। और इसका कारण ये था कि भारत में एक मजबूत केंद्र जो है वो देश के विकास के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता थी।
अगला है संसदीय संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। यानी दो तरह के आप सब जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका या कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके आपसी संबंध किस आधार पर होंगे, इस आधार पर संविधान में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तो भारत में यद्यपि संसदीय सर्वोच्चता है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है।